आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर सिंपली इसका डिफाइन करेंगे, द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface. The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is known as vapor pressure. इसको क्या बोले हम लोग? वेपर प्रेशर करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या है। मान लेते हैं कोई भी कंटेनर लिए, इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, मान लेते हैं वाटर ही ले लिए, एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो यहां पे जो लिक्विड है, तो लिक्विड का मॉलिक्यूल जो यहां है अंदर जो है उसको बोलते हैं बल्क। तो बल्क में जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल सरफेस पे जो है उस पे सिर्फ इनवर्ड फोर्स है, तो हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर सिर्फ इनवर्ड फोर्स लग रहा, मतलब उस पर लेसर फोर्स लग रहा है ना। फोर्स किस पे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? बल्क में। इस पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस पे लेसर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहेंगे, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आते हैं, ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो बल्क में क्यों नहीं? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चला गया। मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, और इस कारण से जो सरफेस पर के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहां से इवेपोरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि सरफेस पर का मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मीनिंग क्लियर है? अब यहां दिखा रहे कि ये ओपन कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? ओपन कंटेनर है। तो इवेपोरेशन होने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो यहां से इवेपोरेट होकर निकल गया, मतलब ये स्केप आउट हो गया। अगर मॉलिक्यूल स्केप आउट हो गया तो यहां पर कोई भी वेपर प्रेशर का टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होगा, कोई वेपर प्रेशर नहीं लगाएगा। इस लिक्विड के सरफेस पे कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी वेपर बना वो यहां से स्केप आउट हो गया। वेपर प्रेशर कब बनेगा? क्लोज्ड कंटेनर में। लेकिन अब यहां देखिए, अब यहां क्या करते हैं हम लोग? इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। तब क्या है कि यहां से जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन कहलाता है। और यहां जो मॉलिक्यूल वो बाहर जा नहीं पाया, तो धीरे धीरे यहां से कंडेंस होना लगा। शुरू में क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। किससे? रेट ऑफ कंडेंसेशन से। कब? इनिशियली। ठीक है, इवन की इनिशियली तो मॉलिक्यूल है ही नहीं यहां, तो कंडेंस क्या होगा? शुरू से इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? घटता जाएगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जितना तेजी से ये इवेपोरेट होगा उतना ही तेजी से ये क्या होगा? कंडेंस होगा। इस समय लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होगा। लिक्विड और वेपर क्या होगा?
इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जिस समय लिक्विड और वेपर, लिक्विड ये हो गया, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, उस टाइम वेपर जितना प्रेशर लगाता है किस पर, इसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पर, उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मतलब द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर किस पर, तो अबव द लिक्विड सरफेस, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस व्हेन दे आर एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। मीनिंग क्लियर है? अब यहां हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन सा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। पहला एक चीज जानिएगा, जो कंटेनर लिए क्लोज्ड कंटेनर, उसका अगर शेप या साइज में चेंजेस लाएंगे तो वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि वेपर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम देखते, पर यूनिट एरिया देखते, है ना। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर अगर हम लोग कंटेनर को बड़ा भी करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, एज इट इज होगा, तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कंटेनर का शेप और साइज को चेंज करने के बाद वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता है। फैक्टर्स क्या क्या ये देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर चलेंगे नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब देखिए यहां पे हम क्या लिए थे, एक क्लोज्ड कंटेनर लिए थे, क्योंकि वेपर प्रेशर क्लोज्ड कंटेनर में ही होगा। यहां मान लेते हैं हम लोग कोई लिक्विड ए ले लेंगे, कोई सॉल्वेंट लिए ए। तो सॉल्वेंट जो ए लेंगे तो ए और ए के बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है ना। ए और ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना वीकर होगा, इसका वेपर प्रेशर उतना हाइयर होगा। ठीक है, इसका मतलब सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम चेक करेंगे। जिस सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाइयर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O और इथेनॉल का, और देखते किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इथेनॉल में H बॉन्डिंग होता है और वाटर में भी कौन सा बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है ना। वाटर में H बॉन्डिंग और इथेनॉल में भी H बॉन्डिंग। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि H2O मॉलिक्यूल जो है वो 4-4 H बॉन्डिंग बनाता है। जैसे देखिए ये भी H बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी H बॉन्डिंग बनाएगा, ये ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी H बॉन्डिंग बनाएगा। तो कितना बना, 1 2 3 4। तो एक मॉलिक्यूल 4-4 H बॉन्डिंग बना लेता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि H2O में जो H बॉन्डिंग है ये मोर एक्सटेंसिव है, स्ट्रॉन्गर है। C2H5OH में भी H बॉन्डिंग है, लेकिन इसका H बॉन्डिंग जो है वो इससे वीकर है। किससे, वाटर से। इसका H बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इसका H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या होगा, हाइयर होगा। मीनिंग क्लियर हो गया? क्यों, क्योंकि इसका ये बॉन्ड क्या है, वीकर है। किससे कंपैरिजन में, H2O कंपैरिजन में। एक और एग्जांपल चलते हैं हम लोग। C2H5OH इथेनॉल, CH2OH बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। CH2
OH बॉन्ड CH, OH बॉन्ड CH2 OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब क्वेश्चन है इस तीनों में किसका वेपर प्रेशर सबसे हायर होगा। तो हम देखेंगे कि तीनों में किसका बॉन्ड सबसे वीकर होगा। तो हम क्या कहेंगे, H बॉन्डिंग ये भी बनाएगा, H बॉन्डिंग ये भी बनाएगा, H बॉन्डिंग ये भी बनाएगा, लेकिन H बॉन्डिंग सबसे मैक्सिमम किसमें बनेगा, इसमें। ये भी H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यहां से भी H बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, यहां से भी H बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इसका H बॉन्डिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका H बॉन्डिंग मैक्सिमम मतलब इसका AA बॉन्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम, है ना। और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है। अब इसका सेकेंड फैक्टर स्टडी करते हैं। टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग फैक्टर्स के बाद डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, और सेकंड पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।